तुम लोगों को हम किरचॉफ का नियम पढ़ा रहे थे, न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। कुछ न्यूमेरिकल अभी बचे हुए हैं, वो तुम लोगों को हम उपलब्ध कराएंगे। और एक चीज़ ध्यान देना, तुम लोगों का यूनिट टेस्ट होने वाला है। उस यूनिट टेस्ट में पहले, दूसरे और तीसरे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। तो एक चीज़ ध्यान देना, पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर आएगा। और आज जो है ना, हम एक नई यूनिट थर्ड स्टार्ट करने चल रहे हैं। तुम लोगों का यूनिट थर्ड जो इकाई 3 है ना, वो वैद्युत, देखो 2 इकाई पढ़ा चुके हैं, आज इकाई 3 स्टार्ट कर रहे हैं। 2 यूनिट पढ़ा चुके हैं, आज यूनिट थर्ड हम लोग स्टार्ट करेंगे। और इस यूनिट थर्ड का नाम है वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इस टॉपिक का नाम है वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, तो आज हम लोग ये यूनिट स्टार्ट करेंगे। हम लोग अगर ध्यान मन से तुम लोग पढ़े होंगे तो अब तक हम लोग 2 यूनिट ख़त्म कर चुके हैं। तीसरा यूनिट जो आया वो वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है, हम इस पर पढ़ेंगे। और वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व और हाँ, एक चीज़ ध्यान देना, कुछ टॉपिक कटे हुए हैं, उन टॉपिक को भी अभी हम पढ़ाते चल रहे हैं। इसलिए है क्योंकि देखो अगले साल आके फिर सभी टॉपिक ऐड हो जाएंगे, तो छोड़ देंगे, फिर आगे तुम लोगों का छूटता ही जाएगा। तो इसलिए हम जो टॉपिक छूट नहीं है उनको भी पढ़ाते हुए चल रहे हैं। आगे फिर बता देंगे कौन सी टॉपिक कटी हुई है, या तुम लोगों को मालूम भी होगा, समझ लो। और उसके बाद समझने के बाद उन टॉपिक पर थोड़ा सा कम ध्यान देना। तो आज हम यूनिट थर्ड पढ़ाएंगे, स्टार्ट करेंगे। और यूनिट थर्ड का जो टॉप में नाम है वो है वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व। और इसमें जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर 7 है, और उस चैप्टर का नाम है वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। उस चैप्टर का नाम है वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ना, उस चैप्टर का नाम है वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, और ये अध्याय 7 है। क्या है? अध्याय 7 है, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो अब हम इस पर डायरेक्ट आते हैं, क्योंकि हमने काफ़ी टाइम डिले कर दिया, लेट कर दिया, तो इसलिए हम डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। देखो, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो टॉपिक है ना, ये सबसे पहले ओरस्टेड नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये रिलेशनशिप दिया। ओरस्टेड का मानना था कि अगर किसी कुंडली में या परिपथ में या चालक में अगर धारा प्रवाहित की जाए तो उसमें धारा प्रवाहित होने के कारण उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उस चुंबकीय क्षेत्र के बारे में उन्होंने प्रैक्टिकल किया, प्रयोग किया, और रिजल्ट भी यहाँ तक पहुँचा दिए कि अगर किसी कुंडली में या किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ऐसा उन्होंने प्रूव भी किया है। ऐसा नहीं है कि केवल उनका मानना था, ओरस्टेड ने अपने प्रयोगों द्वारा ये दर्शा दिया था कि अगर किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाएगा तो अगर किसी कुंडली में या परिपथ में या चालक में धारा प्रवाहित की जाएगी तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। ऐसा उन्होंने प्रूव कर दिया था। ऐसा नहीं है कि केवल उनका मानना था, लेकिन उसके आगे वो नहीं प्रूव कर पाए या कोई डेरिवेशन ऐसा दे पाए कि जो किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने से
उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वह किन किन कारकों पर निर्भर करता है, इसके लिए उन्होंने कोई डेरिवेशन नहीं दे पाया। तो उसके बाद ओरस्टेड के प्रयोग को ना बायो-सेवर्ट ने अध्ययन किया और बायो-सेवर्ट ने चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित अपना डेरिवेशन दिया, जिससे ये पता चलता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वह चुंबकीय क्षेत्र किस पर निर्भर करता है। तो पहला काम तो ये देखो, ओरस्टेड का क्या प्रयोग था। ओरस्टेड ने ही सबसे पहले ये बताया था कि यदि किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाए तो क्या होता है, उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। लेकिन जो ओरस्टेड का ये मानना था, इसको उन्होंने प्रयोग द्वारा तो ये बता दिया था, लेकिन इसके संबंध में कोई डेरिवेशन, कोई फार्मूला उन्होंने नहीं दे पाया। तो अब इसको क्या किया, बायो-सेवर्ट ने प्रयोग किया। बायो-सेवर्ट ने विभिन्न आकार के चालकों में धारा प्रवाहित किया और धारा प्रवाहित करके उसके चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन किया और चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करके उन्होंने एक डेरिवेशन दिया, जिसे बायो-सेवर्ट का नियम या किसी धारावाही चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का डेरिवेशन भी कहते हैं। तो इसके डेरिवेशन के बारे में हम तुम लोगों को बताएं। बायो-सेवर्ट ने क्या किया था, एल लंबाई का कोई ऐसे चालक तार ले लिया और उन्होंने क्या किया, इसी का एक छोटा सा पार्ट dl लिया। उस छोटा सा पार्ट dl के कारण r दूरी पर एक बिंदु P लिए। उस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र के चुंबकीय क्षेत्र की उन्होंने तीव्रता निकालनी शुरू की। उन्होंने यहाँ एक देखो, एक चालक तार AB ले लिए। ये एक धारावाही चालक है, ये क्या है, धारावाही चालक है। उन्होंने क्या किया, इस धारावाही चालक में उन्होंने धारा प्रवाहित की। ये क्या है, धारावाही चालक है। इस धारावाही चालक में उन्होंने क्या किया, धारा प्रवाहित किया। मान लो I एम्पियर की धारा प्रवाहित की है। जब इस चालक तार में उन्होंने धारा प्रवाहित किया तो उन्होंने ये पाया कि इस चालक तार AB के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ध्यान दो, जब उन्होंने इस चालक तार AB में धारा प्रवाहित किया तो उन्होंने देखा कि इस चालक तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उस चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए चालक तार से ये जो धारावाही चालक है, किसी कोण थीटा पर एक बिंदु P कुछ दूरी r पर उन्होंने कंसीडर कर लिया, जहां पर उन्होंने चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन किया। तो देखो, उन्होंने डेरिवेशन जो किया था उसके बारे में अब हम बात करें। उन्होंने एक धारावाही चालक AB लिया, उसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित की और उस I एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर चालक तार से r दूरी पर उन्होंने देखा कि एक चुंबकीय क्षेत्र dB उत्पन्न हो जाता है। तो जो ये चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर dB उत्पन्न हुआ, उन्होंने देखा कि ये 4 पॉइंट पर निर्भर करता है। कौन कौन सा पॉइंट? पहला कि चालक तार में जितनी ज़्यादा धारा जाएगी, इस चुंबकीय क्षेत्र ये जो बिंदु P पर उत्पन्न होता है वो उतना ही अधिक होता है। चालक तार में जितनी कम धारा जा रही थी, B बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता था वो उतना ही कम होता था। उन्होंने अपने प्रयोग में ये देखा कि अगर हम चालक तार में ज़्यादा धारा प्रवाहित करते हैं तो बिंदु B पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक उत्पन्न होता है, P पर अधिक होता है। अगर हम चालक तार में कम धारा प्रवाहित करते हैं तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र कम होता है। तो उन्होंने इस पर पहला नियम दिया कि चालक तार में बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB, चुंबकीय क्षेत्र dB
चालक में प्रवाहित धारा या धारावाही चालक में प्रवाहित धारा, धारावाही चालक में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है या समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है। समानुपाती होने का मतलब dB प्रोपोर्शनल I। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिल गया। दूसरा उन्होंने देखा कि चालक तार जितना लंबा होता है P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र उतना ज़्यादा होता है, चालक तार जितना छोटा होता है बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उतना कम होता है। तो इससे उन्होंने दूसरा स्टेटमेंट क्या निकाला कि P बिंदु पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वह चुंबकीय क्षेत्र dB चालक तार की लंबाई, चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात dB प्रोपोर्शनल dl। चाहे पैच या लंबाई dl कंसीडर किए थे। तीसरा कंक्लूजन उन्होंने पाया कि चालक जो चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न होता है बिंदु O से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वहाँ से आया dB प्रोपोर्शनल 1/r²। और चौथा प्रैक्टिकल करके उन्होंने पाया था कि जो ये चुंबकीय क्षेत्र dB है ना, ये जो चुंबकीय क्षेत्र dB है यह चालक तार और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की ज्या का मतलब होता है साइन, बीच बने कोण की ज्या अर्थात साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो अगर हम इन चारों को मिलाएं तो हमको मिलता है समीकरण 1, 2 व 2, 3 व 4 से 3 व 4 से तो हमको मिलता है dB प्रोपोर्शनल क्या I, यहाँ से dl, यहाँ से साइन थीटा और यहाँ से क्या मिल जाएगा r²। इन्हीं की हो जाएगा dB प्रोपोर्शनल I dl साइन थीटा अपॉन r²। और जो ये प्रोपोर्शनल का सिंबल लगा है ना, इसको हटाने के लिए उन्होंने एक कांस्टेंट μ0/4π का इस्तेमाल किए थे। किसका इस्तेमाल किए थे? μ0/4π का, जहाँ ये μ0/4π और आगे भी देख लो dl साइन थीटा अपान क्या r²। यही बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का क्या है? सूत्र है। जहाँ पर ये जो μ0/4π है ना, ये μ0/4π को बायो-सेवर्ट नियतांक कहते हैं। क्या कहते हैं? बायो-सेवर्ट नियतांक कहते हैं। इसका मान 10 के पावर -7 न्यूटन पर मीटर, नहीं 10 के पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होता है। जहाँ ये जो μ0 है ना, ये μ0 निर्वात में चुंबकशीलता है। निर्वात में क्या है? चुंबकशीलता है। तो ये तो था बायो-सेवर्ट के नियम की कहानी। तो सबसे पहले तुम लोग ये फिगर बना लो, और फिगर बना लो। फिगर बनाने के बाद जैसे हम कह रहे हैं वैसे नोट करो। फिगर बनाने के बाद लिखो हेडिंग डाल दो बायो-सेवर्ट का नियम। पहले हेडिंग डाल दो बायो-सेवर्ट का नियम और उसके आगे ब्रैकेट में लिख दो धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। हेडिंग डाल दो बायो-सेवर्ट का नियम और उसके आगे ब्रैकेट में लिख दो धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, और ये फिगर बना लो। अब इसके बाद आगे लिखो ओरस्टेड ने अपने प्रयोगों द्वारा, लिखते चलो। अब ओरस्टेड ने अपने प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध कर दिए थे कि यदि किसी चालक में
धारा प्रवाहित की जाए तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, किंतु यह किन किन बातों पर निर्भर करता है, इसकी व्याख्या नहीं कर पाए थे। इसकी व्याख्या बायो-सेवर्ट ने अपने प्रयोगों द्वारा किया। अब लाइन बदल कर लिखो। बायो-सेवर्ट ने भिन्न भिन्न आकार के चालक तारों में धारा प्रवाहित कर उससे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों का अध्ययन कर निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। आगे लिखो। माना डीएल लंबाई के किसी चालक AB में I एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर चालक तार के बिंदु O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB निम्नलिखित तथ्यों पर निर्भर करता है। पहला लिखो, बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB, बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB धारावाही चालक में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है। धारावाही चालक में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात dB प्रोपोर्शनल I। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। फिर आगे लिखो, चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB धारावाही चालक की लंबाई dl, धारावाही चालक की लंबाई dl के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात dB प्रोपोर्शनल dl। इक्वेशन नंबर सेकेंड। नंबर 3, धारावाही चालक में कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB बिंदु P को मिलाने वाली रेखा तथा धारावाही चालक के बीच बने कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात dB प्रोपोर्शनल साइन थीटा। अगला, P बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB चालक तार से बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात dB प्रोपोर्शनल 1/r²। आगे लिखो, समीकरण 1, 2, 3 व 4 से dB प्रोपोर्शनल IDL sin θ/r²। और अब ये प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाने के लिए एक कांस्टेंट हम यूज कर लिए μ0/4π, जहाँ μ0/4π है क्या, बायो-सेवर्ट नियतांक है। इसका आंकिक मान कितना होता है, 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। और जो ये μ0 है, ये निर्वात में क्या है, विद्युतशीलता है। ठीक है, इस तरीके से तो ये हो गया। अब अगली हेडिंग जो पढ़ाने चलेंगे हम, ये तो बायो-सेवर्ट का नियम हुआ। अब अगली हेडिंग जो हम तुम लोगों को बताएंगे वो है निर्वात में विद्युतशीलता। अगली हेडिंग जो हम तुम लोगों को पढ़ाएंगे वो है निर्वात में विद्युतशीलता।
निर्वात में विद्युतशीलता। अब देखो निर्वात में विद्युतशीलता का मतलब क्या मालूम है? निर्वात में विद्युतशीलता को तुम लोग एप्सिलॉन 0 से प्रदर्शित करते हो। किससे प्रदर्शित करते हो? एप्सिलॉन 0 से। तो उसी चीज को हम कह रहे हैं, निर्वात में विद्युतशीलता का मतलब एप्सिलॉन 0। और निर्वात में चुंबकशीलता, निर्वात में चुंबकशीलता, निर्वात में चुंबकशीलता का मतलब μ0, अभी अभी पढ़ाए हैं, μ0 में संबंध। ये हम लोगों का अब अगला टॉपिक है। अब हम लोग क्या पढ़ने चल रहे हैं? निर्वात में विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 और नहीं, निर्वात में विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 और निर्वात में चुंबकशीलता μ0 में संबंध। तो अब देखते हैं ये क्या है। अब जो ये लिखे हो ना, निर्वात में विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 और निर्वात में चुंबकशीलता एप्सिलॉन μ0, इन दोनों में जो संबंध होता है वो C=1/μ0 एप्सिलॉन 0 होता है, जिसका डेरिवेशन अब हम तुम लोगों को कल कराएंगे। इतने का डेरिवेशन जो भी कराए इसका नोट मेंटेन कर लेना। अब अगले दिन निर्वात में विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 और निर्वात में चुंबकशीलता μ0 का डेरिवेशन जो C=1/√μ0 एप्सिलॉन 0 है, उसको हम लोग कल पढ़ेंगे।